हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ परम। और आज के इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम आगे क्वेश्चंस को कवर करेंगे एम्ब्रियोलॉजी को। आप सभी का स्वागत है कैरियर एंडेवर के यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और मुझे उम्मीद है आपकी एग्जाम की तैयारी प्रॉपर चल ही रही होगी एंड वी आर हेयर टू हेल्प यू। ओके, लेट्स बिगिन द सेशन। आज हम अगेन वही डिस्कस करेंगे एम्ब्रियोलॉजी के पार्ट 2 को, जहां पर मैंने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ। तो इस क्वेश्चन को हम रीड करेंगे और समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा है। चलिए देखिए क्वेश्चन समझिए। सेल फ्रॉम एन अर्ली फ्रॉग ब्लास्टुला वर रिमूव फ्रॉम एनिमल पोल एंड यूज्ड टू रिप्लेस सेल फॉर द वेजिटल पोल ऑफ द ब्लास्टुला। फॉलोइंग इवेंट में बी एक्सपेक्टेड। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे गए हैं। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है, बहुत बार इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे पहले हमको इसका कंसेप्ट समझना होगा। ओके चलो देखो जरा, ये किसकी बात हो रही है। एक्चुअली में जीनोपस और फ्रॉग की बात हो रही है। जीनोपस के पर्टिकुलर केस में आप क्या देखते हैं, जब आपकी गैस्ट्रुला सेल स्टेज आती है तो यहाँ पे दो कंडीशन बनती है। एक अर्ली गैस्ट्रुला की कंडीशन होती है। अर्ली गैस्ट्रुला में देखो यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे हो कि इन्वेजिनेशन स्टार्ट हो गया, राइट। और एक लेट गैस्ट्रुला की स्टेज होती है। क्या होती है? लेट गैस्ट्रुला की स्टेज होती है, जहां पे देखो इन्वेजिनेशन काफी हद तक हो चुका है, राइट। इन्वेजिनेशन, ये जो इन्वेजिनेशन हो रहा है ये कहीं ना कहीं ये मेंशन कर रहा है कि देखो ये अर्ली स्टेज है। एक इसमें से अर्ली स्टेज है, राइट, कि जस्ट इन्वेजिनेशन स्टार्ट हुआ है। और एक ये लेट स्टेज है जहां पे इन्वेजिनेशन काफी हद तक हो चुका है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ये क्या है, अर्ली गैस्ट्रुला, अर्ली गैस्ट्रुला। और ये क्या कंडीशन है, लेट गैस्ट्रुला की कंडीशन है। अब जरा ध्यान से समझते जाइएगा, क्योंकि इस तरीके के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे अगर ये बेसिक कंसेप्ट समझ लोगे तो। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे अगर ये बेसिक कंसेप्ट समझ रहे हो तो। ओके जरा देखो, अर्ली गैस्ट्रुला में आप क्या नोटिस करते हैं, दो साइड है हमारे पास। एक ये डोर्सल साइड है, दिस वन इज डोर्सल साइड, दिस वन इज वेंट्रल साइड। और अपर पार्ट में, ये जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट में आप क्या देखेंगे, ये एक्टोडर्मल सेल है। ये जो एक्टोडर्मल की सेल होती है, ये जो एक्टोडर्म की सेल है, इन पर्टिकुलर एक्टोडर्मल सेल में डोर्सल साइड में नॉर्मली क्या बनता है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मतलब आप इसको बिल्कुल छेड़खानी ना करो। तो ये जो डोर्सल पार्ट है ये नर्वस सिस्टम बनाएगा, और इधर साइड में बनेगा क्या, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस बोल सकते हो या फिर आप स्किन बोल सकते हो, और इसी को स्किन बोल सकते हो। सही है, और क्या बोल सकते हो, स्किन। ठीक है, और यहाँ पे इस पर्टिकुलर साइड पे आपको देखने को मिलता है डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर। ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर। समझते जाना, बहुत ही की कंसेप्ट है, अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्ली गैस्ट्रुला की मॉर्फोलॉजी कुछ ऐसी आपको देखने को मिल रही है। सेम मैनर में अगर आप यहाँ पे नोटिस करें, लेट गैस्ट्रुला, इसमें भी जो आउटर एक्टोडर्मल सेल है वो यहाँ पे भी अभी भी आप देखोगे तो ये बिना छिड़खाने की ये एपिडर्मिस बनाएंगे। और जो डोर्सल साइड वाली सेल है वो नर्वस सिस्टम बनाएगी। अगेन यहाँ पे जो डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर है ये अपने कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को बनाएगा। देखो अर्ली गैस्ट्रुला में जो डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन सकता है तो मैं मेंशन कर रहा हूँ, हेड बनाता है। क्या बनाता है, हेड। ये क्या बनाएगा, हेड। और डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर लेट गैस्ट्रुला में क्या बनाएगा, ये जो डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर है लेट गैस्ट्रुला में ये क्या बनाता है, ये ट्रंक वाला पार्ट बनाता है। सही है, ये तो जस्ट मैंने बताया कि कौन क्या बनाता है। अब यहाँ पे कंसेप्ट समझना। कंसेप्ट यहाँ पे आता है स्पेसिफिकेशन के लेवल पे। यहाँ पे हम दो टाइप के मेंशन करते हैं स्पेसिफिकेशन, कि एक टाइप होता है एम टाइप और एक होता है सीडीआर टाइप। मतलब जो सेल्स हैं उनके दो नेचर हो सकते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि सेल के दो नेचर हो सकते हैं, या तो वो एम टाइप की होगी या सीडीआर टाइप की। एम की फुल फॉर्म क्या है, ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट मोजेक। सीडीआर टाइप का मतलब क्या है, कंडीशनल डिपेंडेंट रेगुलेटेड। जरा पूरा डिटेल में लिख देता हूं जिससे आपको एकदम कंफ्यूजन ना हो, और इसमें बहुत सारी चीजें हो जाएंगी कवर। ऑटोनोमस, ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट मोजेक। सीडीआर बोले तो कंडीशनल डिपेंडेंट रेगुलेटेड। कंडीशनल डिपेंडेंट एंड रेगुलेटेड, सही है। यहाँ पे ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट मोजेक। ध्यान से सुनना इस बात को,
कि जो एम टाइप की सेल है इनका मेन उद्देश्य क्या है, या इनको क्यों हम एम टाइप की बोल रहे हैं, या हम क्यों सीडीआर टाइप बोल रहे हैं। मीनिंग समझो, ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट मोज़ेक टाइप की सेल जो होती है उनको पता होता है कि उन्हें क्या बनाना है। दे आर नॉट अफेक्टेड बाई इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट से अफेक्ट नहीं होती, नॉट इफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट। इसका मतलब ये वाली जो है इफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट, इफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट। इसका मतलब समझो कि इन्वायरमेंट से इफेक्ट होने का मतलब क्या है, कि जैसे मान लो कोई सेल है, अगर उसको नर्वस सिस्टम बनाना है और वो नर्वस सिस्टम ही बनाएगी चाहे तुम कुछ भी कर लो, तो वो सेल है एम टाइप। सीडीआर टाइप की समझो, अगर कोई सेल कंडीशनल डिपेंडेंट है, तो अगर वो मान लो उसको क्या बनाना था, नर्वस सिस्टम बनाना था, मगर आपने उस सेल को उठा के उस एरिया में रख दिया जहां पे क्या बन रहा है, स्किन बन रही है, तो अब वो खुद सेल भी स्किन बनाने लग जाएगी। ऐसी सेल को बोलेंगे कंडीशनल। कोई भी एक वर्ड यूज हो सकता है, या कंडीशनल सेल बोल सकते हैं, या डिपेंडेंट बोल सकते हैं, या रेगुलेटेड सेल बोल सकते हैं। ये तीनों वर्ड यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने इसकी ट्रिक बना दी है सीडीआर और इसकी ट्रिक बना दी है एम। ए का मतलब ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट मोज़ेक। बोलो समझ में आ रही है बात? समझ में आ रहा है तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, सेशन को लाइक करते रहेंगे सभी लोग, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको बराबर मिलती रहेगी। राइट नाउ लुक, कि ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट मोज़ेक का मतलब क्या है, कि वो सेल जिसको पता है कि उसे भविष्य में क्या बनाना है। राइट, सीडीआर मतलब कंडीशनल डिपेंडेंट रेगुलेटेड, वो सेल जिसको जिस इन्वायरमेंट में रखोगे उसी तरीके से बिहेव करने लग जाएगी, है ना। इस तरीके के इंसान भी मिलते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं जो जिन्होंने बोल दिया तो बोल दिया, पत्थर की लगी। कुछ होते हैं कोई जो कंडीशन डिपेंडेंट देख के बोलते हैं चीजों को, ठीक है। दैट्स अनदर पॉइंट ऑफ डिस्कशन, बट अभी यहाँ पे आते हैं। अब देखो यहाँ पे जो कोर बात है वो समझो, कि जो अर्ली गैस्ट्रुला की सेल है, मैं इसको बहुत ही स्पेसिफाई करके लिखूंगा, ब्लू पेन से लिख रहा हूँ इसीलिए। एपिडर्मिस की अर्ली गैस्ट्रुला में नोटिस करना, अर्ली गैस्ट्रुला के केस में जो एपिडर्मिस की सेल्स हैं ये कैसी हैं, सीडीआर टाइप की हैं। और जो नर्वस सिस्टम की सेल है वो कैसी है, सीडीआर टाइप की है। जबकि डोर्सल लिपोब्लास्टोपोर की सेल क्या है, एम टाइप की है। ये ध्यान रखना है आपको। सेम मैनर में लेट गैस्ट्रुला के केस में जो एपिडर्मिस है वो क्या है, एम टाइप की है। नर्वस सिस्टम एम टाइप की है, ड्रोसल लिपोब्लास्टोपोर एम टाइप की है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने अभी यहाँ पे मेंशन की है, कि कौन सी सेल किस स्टेज पे किस नेचर को शो कर रही है। देखो, जितनी भी लेट गैस्ट्रुला की सेल है दे ऑल आर ऑफ एम टाइप, सारी की सारी। सारी मतलब मैंने तीन रीजन मेंशन किया, एपिडर्मिस, नर्वस सिस्टम, डोर्सल लिपोब्लास्टोपोर। लेट में सारी की सारी एम टाइप की है। अर्ली में जो डोर्सल लिपोब्लास्टोपोर है बस वो एम टाइप का है, और जो एपिडर्मिस और स्किन वाली जो है और जो नर्वस सिस्टम वाली है वो सारी की सारी कैसी है, सीडीआर। मतलब हमारे पास ये जो दो सेल है ये सीडीआर नेचर की है। अब हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा गया है, कि मान लीजिए, अब आप आंसर इजीली कर पाएंगे। मान लीजिए कि ये एक अर्ली गैस्ट्रुला की सेल है। इस अर्ली गैस्ट्रुला की सेल में, इस अर्ली गैस्ट्रुला की सेल में अगर मैंने यहां से एपिडर्मिस की सेल को उठा के, मान लो ये एपिडर्मिस की सेल थी, राइट, ये एपिडर्मिस की सेल थी और ये नर्वस सिस्टम की सेल है। एक एपिडर्मिस की सेल थी और एक नर्वस सिस्टम की सेल है। अगर मान लीजिए मैंने ये जो एपिडर्मिस की सेल है यहां से उठा के यहां पे प्लेस कर दी, यहां से उठा के मैंने एपिडर्मिस वाली सेल यहां पे नर्वस सिस्टम में प्लेस कर दी, तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम जब इससे आगे चल के लेट गैस्ट्रुला में जो सेल बनेगी वो भी स्किन की ना बन के वो भी कैसी बन जाएंगी, नर्वस सिस्टम की ही सेल बनेगी। मैंने उठाई जो सेल थी वो किस नेचर की थी, यहां से जो सेल उठा के इधर रखी है किस नेचर की थी, ये एपिडर्मिस नेचर की थी। मगर मैंने रखा किधर, डोर्सल साइड में। और जब डोर्सल साइड में रखा तो बनने पे आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम बन किसकी रही है, नर्वस सिस्टम की। किस स्टेज पे कर रहे हो, अर्ली गैस्ट्रुला पे। अर्ली गैस्ट्रुला स्टेज पे अगर एपिडर्मिस साइड की सेल को उठा के नर्वस सिस्टम वाली साइड में अगर आप रख रहे हो तो वो भी नर्वस सिस्टम बना है। समझ में आ रहा है? बताओ बेटा, समझ में आ रहा है? इसको हम क्या बोल रहे हैं भाई, कि ये जो नेचर जो अब ये नर्वस सिस्टम बना रही है, पहले ये एपिडर्मिस बना रही थी, इसी को आप बोलते हो कंडीशनल। ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये जो सेल का नेचर है वो कंडीशनल है। ये डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट का मतलब क्या है, कि ये डिपेंड है अपने एनवायरनमेंट पे। एनवायरनमेंट कैसा है, नर्वस सिस्टम का बना, इसीलिए क्या रही है, नर्वस सिस्टम। तो कंडीशनल, डिपेंडेंट है और रेगुलेटेड है।
रेगुलेटेड का मतलब कि इसको इसका एनवायरनमेंट रेगुलेट कर रहा है। सेम मैनर में अगर मैं यहाँ पे वाइस वर्सा कर दूं कि मैं बोलूं कि नर्वस सिस्टम की जो सेल थी, यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम की सेल थी, ये नर्वस सिस्टम की सेल मैंने इधर से उठा के इधर साइड में डाल दी, इधर साइड में डाल दी, तो अब ये सेल भी क्या बनाएगी, एपिडर्मिस ही बनाएगी, ये भी एपिडर्मिस ही बनाएगी, ये भी एपिडर्मिस बनाएगी अगर मैंने इधर से इधर डाल दिया। सो वाइस वर्सा सेम काम करेगा, कब, जब अर्ली उठा रहे हो। लेट का एक एग्जांपल, इसका एम का एक एग्जांपल और देख लो। अगर मैंने एम टाइप की सेल यहां से नर्वस सिस्टम की सेल, अगर मैंने एम टाइप की ये जो सेल है नर्वस सिस्टम की ये जो सेल है, यहां से ये सेल उठा के इधर डाल दी, अगर मैंने यहां से ये सेल उठाई, मान लो यहां से ये सेल उठाई और यहां डाल दी, मैंने यहां से सेल उठा के यहां डाली, ये ठीक इसकी नर्वस सिस्टम ओरिजिन की थी, अभी भी मगर ये अब क्या बनाएगी, अभी भी ये नर्वस सिस्टम ही बना रही होगी। यहां से डालने के बाद भी अब आप देखोगे ये नर्वस सिस्टम ही बना रही है, चाहे तुम यहां से उठा के यहां डालो, चाहे यहां से आप उठा के यहां डालो। अगर यहां से कोई सेल इधर डाल दो तो यहाँ पे वाली सेल भी, अगर मान लो इधर से कोई सेल आपने उठाई इधर डाल दी, तो ये अभी भी एपिडर्मिस ही बनाएगी, ये अभी भी एपिडर्मिस बनाएगी। आ रही है बात समझ में? इतना समझ में आया? तो इस तरीके का नेचर क्या कहलाता है, एम टाइप कहलाता है। चलो अब आ जाओ जरा क्वेश्चन पे, क्योंकि ये समझाना बहुत जरूरी था। अगर इतना समझ में आ गया तो मुझे 100% उम्मीद है कि इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आएगा आप एकदम सही करके आओगे। अब जरा क्वेश्चन को समझ लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखो, क्या बोल रहा है, सेल फ्रॉम एन अर्ली फ्रॉग फ्रॉग ब्लास्टुला, ब्लास्टुला वाले स्टेज पे भी ये काम शुरू हो जाता है, वर रिमूव फ्रॉम द एनिमल पोल साइड से उन्होंने को हटाया, यूज टू रिप्लेस फॉर द वेजिटल पोल, और वेजिटल पोल पे रख रहे हैं ब्लास्टुला के, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड। आपने एनिमल पोल से उठा के वेजिटल पोल पे रख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसपोर्टेड सेल वुड डेवलप नॉर्मली एज पार्ट ऑफ सेल ऑफ वेजिटल पोल, क्योंकि उससे पहले सारी की सारी कैसी होती, सीडीआर नेचर की होती। सही बात है कि जो ट्रांसपोर्टेड सेल, अब ऐसे समझो कि इस चीज को जो भी मैंने समझाया उसी से रिलेटेड है ये वाला पार्ट, बस एक स्टेज अर्ली है कि आपसे बोला जा रहा है कि ये जो पार्ट है, आपसे क्या बोला जा रहा है, ये एनिमल पोल की साइड है, ये वेजिटल पोल की साइड है, बस अब ध्यान रखना वही कंसेप्ट लगने वाले हैं सारे। आपसे बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि यहां से आपके पास एनिमल पोल की सेल थी, ट्रांसपोर्ट सेल वुड नॉर्मली पार्ट ऑफ द वेजिटल पोल, आपने बोला कि एनिमल पोल की सेल को उठा के आपने वेजिटल पोल साइड में रख दिया है, राइट, ओके, यहां से उठा के सेल को यहां रख दिया है, ठीक है। ट्रांसप्लांटेड सेल वुड नॉर्मली बी द पार्ट ऑफ सेल ऑफ वेजिटल पोल, यस, क्योंकि ये सेल भी कैसी नेचर की होती है, सीडीआर नेचर की है। ट्रांसपोर्ट सेल वुड डेवलप एज अ डेवलप transported cell would develop as cell of the animal pole of the adult on the vegetal pole। हाँ, अगर ट्रांसपोर्टेड सेल को हम रख रहे हैं एनिमल पोल साइड में, राइट, ट्रांसपोर्टेड सेल को क्या बोला जा रहा है, टू रिप्लेस फॉर द वेजिटल पोल ऑफ द ब्लास्टुला, एनिमल पोल ऑफ द एडल्ट ऑन द वेजिटल पोल। हाँ, यही बात है कि एनिमल पोल की वेजिटल पोल पे रख रहे हैं हम सेल को, तो वो वैसी रहेंगी। हाँ, ये बात भी सही है, ट्रांसपोर्टेड सेल वो डेवलप, ये डेवलप तो करेगी, ट्रांसप्लांटेड सेल वो डेवलप करेगी एज अ सेल ऑफ एनिमल पोल ऑफ द एडल्ट, एडल्ट की जो एनिमल पोल है वैसी करेगी ऑन वेजिटल पोल, कह सकते हैं, ठीक है, ये भी कह सकते हैं एडल्ट वाले केस में, राइट। रीजन ऑफ द एनिमल पोल फ्रॉम वेयर सेल वर रिमूव, जहां से आपने एनिमल पोल के रीजन से जहां से सेल हटाई है, वुड बी मिसिंग इन द एडल्ट, ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सीडीआर डेवलपमेंट चल रहा है, इसलिए नहीं होगा, राइट, ये नहीं होगा, सी वाला स्टेटमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि आप जब ब्लास्टुला की स्टेज में एक सेल हटा दो तो ऐसा नहीं है वो वाला पार्ट मिस हो जाएगा, नहीं, ये गैस्ट्रुला के बाद अगर आप ऐसा कर रहे हो, गैस्ट्रुला सेल स्टेज के बाद कर रहे हो, तब ऐसा होगा कि वो पार्ट मिसिंग होगा, अभी नहीं होगा, ठीक है, ये एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है। remaining cells in the animal pole would compensate for the cells that were removed। हाँ, ये वाली बात सही होगी कि जो अगर सेल हटाइए यहाँ से वो उसका कंपनसेशन दूसरी सेल कर देगी। तो देखो ये वाला डी वाला एब्सोल्यूट सही है, ए वाला एब्सोल्यूट सही है, आपको बी वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, जबकि सी एब्सोल्युटली गलत है। ये सी एब्सोल्युटली गलत है, इस रेस्पेक्ट में आप क्या देखोगे कि आंसर आपका बी आ जाएगा। कभी कभी एलिमिनेशन मेथड भी आप थोड़ा लगा लिया करो, हो सकता है आपको कुछ मीनिंग ना समझ में आ रहा हो, चीजें ना समझ में आ रही हो, तो उस मैनर में आप एक्सक्लूजन मेथड भी लगा सकते हैं कि हाँ ये सही है और सी एब्सोल्यूट गलत है, राइट। इस वाले स्टेटमेंट में यही बोल रहा है कि जब एडल्ट वाले केस में ये काम होगा तो वो सेल एज इट इज काम करेगी जैसे वो एनिमल पोल पे काम कर रही है, राइट। आंसर इसका क्या आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, the part of embryo from which ectoderm, mesoderm and endoderm
आर फॉर्म्ड इन चिक इज नोन एज। चिक के केस में देखो क्या होता है, वर्ड डेवलपमेंट में क्या होता है, जरा हमको समझना पड़ेगा। यहाँ पे नोटिस करो एक चीज, कि अगर आप किसी एग को देखोगे जो कि एक बर्ड का एग है, तो आप वहां पे मेंशन करते हो कि ये जो एग होगा वो मेगालेसिथल एग होगा, मेगालेसिथल। आप अगर सोच रहे हो कि ये मुझे क्यों बताना पड़ रहा है, तो उसका एक रीजन भी है। एक रीजन ये है कि आपकी एक समय में कई सारी चीजें रिवाइज हो रही हैं, राइट, और कंसेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप हो जाएगा। अगर ये मेगालेसिथल है तो इसका मतलब क्या है कि मेजर पार्ट क्या है, योग है। ये वाला पार्ट क्या है, योग है। ये योग वाला पार्ट है, ये आपने क्या मेंशन किया, योग। और ये ऊपर जो पार्ट है ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, साइटोप्लाज्म। अच्छा, साइटोप्लाज्म में ही क्या होगा बेटा, एक न्यूक्लियस होगा। यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस। अब आप एक चीज नोटिस करना कि ये जो जितना भी पार्ट है, अब ये जितना भी पार्ट है, आप नोटिस करेंगे कि इसी पर्टिकुलर न्यूक्लियस वाले रीजन में, इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस वाले रीजन में जो न्यूक्लियस वाली सेल है वो डिवाइड करना स्टार्ट करेगी, और इस तरीके से डिवाइड करेगी। साइटोप्लाज्म वाले रीजन में डिवीजन योग वाले पार्ट में नहीं होता। देखो योग वाले पार्ट में कोई डिवीजन नहीं हुआ, ऊपर डिवीजन हो रहा है, राइट, ऊपर डिवीजन हो रहा है, और यहाँ पे भी एक कैविटी बन जाती है। और जब ये ऊपर डिवीजन होता है तो यहाँ पे एक लेयर क्रिएट होती है जिसको हम बोलते हैं एपीब्लास्ट। क्या बोलते हैं, एपीब्लास्ट। और एपीब्लास्ट के नीचे ही आप इस तरीके से और लेयरिंग देखते हो, जो लेयरिंग आगे चल के नीचे की तरफ शिफ्ट होती है, और यहाँ से कुछ कोलर रीजन की भी सेल्स आती है, और यहाँ पे नीचे की साइड में आप क्या बोलते हो कि एक और लेयर बन जाती है जिसको हम बोलते हैं हाइपोब्लास्ट। इसी चीज को मेंशन किया जाता है कि एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट जो बन रही है ये कैसे बन रही है, डीलेमिनेशन से। डीलेमिनेशन, यहाँ पे कुछ सेल इंग्रीशन भी करती है, कुछ सेल इंडिपेंडेंट सेल भी मूव करती है, बट मेजर पार्ट आप क्या बोलते हो कि यहाँ पे डीलेमिनेशन हो रहा है। तो ऊपर एपीब्लास्ट बन गया, नीचे हाइपोब्लास्ट बन गया। हाइपोब्लास्ट जो होगा अब इस योग के चारों तरफ क्या बनाएगा, योग सैक बना लेगा। हाइपोब्लास्ट की जो सेल्स है वो क्या बना लेगी, योग सैक बना लेगी। ऊपर जो बचा हुआ एपीब्लास्ट है बच्चों, अब ये जो बचा हुआ एपीब्लास्ट है इससे बनेगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की जो एक्टोडर्म है, मीजोडर्म है, और जो एंडोडर्म है, ये तीनों की तीनों सेल्स आपकी, तीनों की तीनों लेयर कहां से बन रही है, एपीब्लास्ट से। तो एपीब्लास्ट आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आ रही बात समझ में? दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार, ध्यान से देखो क्या बोला जा रहा है, कि पार्ट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम विच एक्टो मीजो एंड एंडोडर्म आर फॉर्म्ड इन चिक इज नोन एज एपीब्लास्ट। आंसर इज एपीब्लास्ट। क्यों? क्योंकि बर्ड के जब हम एग की बात करते हैं तो वो मेगालेसिकल एग होता है, मेजर पार्ट योग का होता है, ऊपर साइड में साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस डिवीजन करके एपीब्लास्ट बनाता है, और उसके नीचे कुछ लेयर बनती है जिनको हम हाइपोब्लास्ट बोलते हैं। हाइपोब्लास्ट वाले रीजन में पोलर रीजन की भी सेल्स आती है, और हाइपोब्लास्ट फिर योग सैक बनाता है। हाइपोब्लास्ट क्या बनाता है आगे चल के, योग सैक। इस योग को, इस योग वाले पार्ट को पूरे को कवर कर लेता है। ऊपर जो एपीब्लास्ट है, अब इससे एक्टोमीजो इंडो बनेगी, और इससे हमारा क्या बनेगा, बेबी। इससे हमारा जो चिक है वो डेवलप होगा। इज इट क्लियर? सो द आंसर इज सी। आया समझ में? इतना क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द एम्ब्रियो अंडरगो 13 क्लीवेज डिवीजन ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, देन द साइज ऑफ एम्ब्रियो कंपेयर टू जाइगोट। ये बात किसकी हो रही है? ये एक्चुअली में आपकी बात हो रही है ड्रोसोफिला की। किसकी बात हो रही है? ड्रोसोफिला की। अगर आपको ना पता हो, ड्रोसोफिला मोस्ट फेवरेट और मॉडल ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी आती है, में आता है ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला जो कि एक इंसेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे स्पेशल काइंड ऑफ डिवीजन चलता है, राइट। यहाँ पे क्या चलता है, स्पेशल काइंड ऑफ डिवीजन चलता है। ड्रोसोफिला में सेंट्रोलेसिथल, सेंट्रोलेसिथल एग की कैटेगरी मिलेगी आपको। यहाँ पे जो एग मिलेगा वो कैसा मिलेगा, सेंट्रोलेसिथल। अगेन मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, तभी आप डिटेल में इसको जान पाओगे। देखो इसका एग जो होगा ना, सेंट्रोलेसिथल, सेंट्रो का मतलब सेंटर में, सेंटर में क्या होगा, योग होगा। सेंटर में क्या है, योग है। और इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जहां पे योग होगा वहां पे डिवीजन धीरे होता है, राइट। जहां पे योग होगा वहां पे डिवीजन क्या होगा, धीरे होगा। और ये इधर क्या होता है, साइटोप्लाज्म। और इसके चारों तरफ भी एक पाउच होता है, पाउट नहीं, पाउच, इस तरीके का। तो कुछ ऐसा एग होता है ड्रोसोफिला का।
ऐसा। यहाँ से एक माइक्रोपाइल का रीजन होता है, इसको माइक्रोपाइल बोलते हैं, जहां से स्पर्म एक बार में एंटर करता है, राइट। तो ये कुछ इस तरीके का एग होता है, ये आउटर कवरिंग है इसकी। एग तो मेनली अंदर वाला है। अब इसमें ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये जो है ये क्या है, योक है। ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। और साइटोप्लाज्म में ही क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। आया समझ में, इतना समझ में आ रहा है। तो ये कुछ इस तरीके का एग होता है हमारा ड्रोसोफिला एग। सही है। अब आप यहाँ पे क्या देखोगे कि ड्रोसोफिला केस में जो डेवलपमेंट होगा तो वो कैसे होगा कि ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद डिवीजन होंगे। अब ये जो एग है बेटा, जब इसमें डिवीजन होता है ना, मान लो ये अंदर वाले पार्ट को बता रहा हूं, इसमें जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। न्यूक्लियस क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्या न्यूक्लियर डिवीजन के साथ, न्यूक्लियर डिवीजन बोले तो कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन के साथ क्या साइटोकाइनेसिस होती है, नहीं। ये न्यूक्लियस था, दो न्यूक्लियस हो गए, दो से चार हो गए, चार से आठ हो गए, आठ से 16, 16 से 32, 32 से इसी तरीके से डिवीजन होता गया। आप क्या देखोगे, ये क्या हो रहा है, न्यूक्लियर डिवीजन। ये क्या हुआ बेटा, न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। न्यूक्लियर डिवीजन बोले तो सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन, जिसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। यहां पे क्या हुआ बेटा, कैरियोकाइनेसिस हुआ, न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ। क्या साइटोकाइनेसिस हुआ, नहीं। कैरियोकाइनेसिस ओनली। कब तक, टिल 13th डिवीजन। कब तक, 13वें डिवीजन तक। जब तक 13 डिवीजन हुए, 13 टाइम इसमें न्यूक्लियस में डिवीजन हुआ, तब तक सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हुआ है। अब आगे देखना, जब 14th डिवीजन होगा, जब इसमें 14th डिवीजन होगा, उस 14th डिवीजन के टाइम पे आप क्या देखोगे, उस 14 डिवीजन के टाइम पे जो न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, जो न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, उसी के साथ साथ क्या होगा, सेल भी डिवाइड करेगी। उसी के साथ साथ क्या होगा, सेल भी डिवाइड करेगी। उसी के साथ साथ सेल भी डिवाइड करेगी। इस समय कब हो रहा है ये, 14th डिवीजन पे। कब हो रहा है बेटा ये, 14th डिवीजन पे, न्यूक्लियस के साथ, मतलब कैरियोकाइनेसिस प्लस यहाँ पे साइटोकाइनेसिस भी होगी। कैरियोकाइनेसिस के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, साइटोकाइनेसिस भी हो रही है, और 14th डिवीजन पे आके यहाँ पे एक्चुअली में सेल डिवीजन हो रहा है प्रॉपर तरीके से। मगर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक भी यहाँ पे कोई भी सेल में ग्रोथ नहीं होती। नो, यहाँ पे स्टार मार्क करके लिख रहा हूं अलग से ब्लू कलर से, नो मेजर ग्रोथ इन द एम्ब्रियो। अभी तक एम्ब्रियो में कोई ग्रोथ नहीं हुई है। जितना भी इवेंट अभी तक चल रहा था, वो सारा का सारा इवेंट आप देख रहे हो बिना ग्रोथ के हो रहा था। अभी तक इसमें कोई ग्रोथ नहीं हुई है। एम्ब्रियो एज सच अपने साइज को मेंटेन किए हुए है, और इवेंट कैसे हो रहे हैं वो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किए। अब क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द एम्ब्रियो अंडरगो 13 क्लीवेज डिवीजन ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, देन द साइज ऑफ द एम्ब्रियो कंपेयर टू जाइगोट रिमेन ऑलमोस्ट द सेम। बिकॉज कि यहाँ पे आप समझो ना समझो, जब डेप्थ में जब आप पढ़ोगे मेरे से तो देख के ही समझ जाओगे क्वेश्चन किस मॉडल ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है, क्योंकि हम डिटेल में पढ़ते हैं ड्रोसोफिला को। इस सारे इवेंट को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ रहे होते हैं, राइट। तो आप देख के ही समझ जाओगे बात हो रही है ड्रोसोफिला की, और ड्रोसोफिला में 13वें डिवीजन तक कोई ग्रोथ नहीं होती। दैट्स व्हाई द एम्ब्रियो रिमेन्स सेम। और 13वें डिवीजन तक तो सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होती है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, ना कि साइटोप्लाज्म का। दैट्स व्हाई कंडीशन कुछ ऐसी आपको सामने मिलती है। इतना समझ में आया, ये समझ में आया। सो आंसर आपका क्या आ जाएगा, आंसर डी। ओके, डन, इतना समझ में आ गया। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, ओके, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, मैमिलियन डेवलपमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो समझते हैं इसको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डिसीजन टू बिकम आइदर ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल ब्लास्टोमियर is one of the first decision taken by mammalian embryo. Below is the diagram represent the different cell formed during development of the morula
विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूल एंड सो ऑन। देखो यहाँ पे एक बात समझो पहले तो, मैं इसी को थोड़ा सा और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो देखो, अगर आप बात कर रहे हैं किसकी, मैमल डेवलपमेंट की, यहाँ पे डिस्कशन किसका हो रहा है, मैमल डेवलपमेंट का, मैमेलियन डेवलपमेंट, मैमेलियन डेवलपमेंट की बात हो रही है। देखो ध्यान से देखना, बात किसकी हो रही है, मैमेलियन डेवलपमेंट की। ओके, तो मैमेलियन डेवलपमेंट में आप क्या देखते हो कि मॉर्यूला स्टेज आएगी, फिर ब्लास्टुला सेल स्टेज आएगी। ब्लास्टुला सेल स्टेज में आपको क्या देखने को मिलेगा, आउटर ट्रोफोब्लास्ट और अंदर की तरफ इनर सेल मास। क्या मिल रहा है, ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास, दो चीजें देखने को मिल रही है। अच्छा, इनका डिटर्मिनेशन कैसे होता है, कुछ फैक्टर की वजह से होता है। देखो अब इसको ऐसे समझो, जो आपका वो दिया हुआ है, ग्राफ दिया है, उसको समझो कि आपके पास क्या था। देखो क्या बोला गया है, यहाँ पे मॉर्यूला सेल स्टेज है। मॉर्यूला, मॉर्यूला से दो चीजें बनती हैं, एक बनेगा ट्रोफोब्लास्ट, आप देख भी पा रहे हो डायग्राम में, और दूसरा बनेगा क्या, इनर सेल मास। इनर सेल मास से एक बनेगा हाइपोब्लास्ट और दूसरा बनेगा एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट से क्या बनता है, बेबी बनेगा, बेबी की एम्ब्रियो बनेगा, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो एक्टो, मीजो, और जो इंडोडर्म है वो बनेगी, इंडो। कहने की बात बस इतनी से कि यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जो बेबी बन रहा है वो वहां से बन रहा है। अब यहाँ पे कुछ इन इवेंट को कराने के लिए फैक्टर होते हैं, याद करो मैंने बताया था सीईओ, एनएसएस, वो वाले कहीं ना कहीं फैक्टर है। तो यहाँ पे नोटिस करो अभी कौन कौन से फैक्टर आएंगे, वही वाले फैक्टर है। याद करो मैंने बताया था सी और ई किसमें एक्सप्रेस होते हैं, ट्रोफोब्लास्ट में। सी बोले तो CDX2, ईओ मैस, राइट। और यहाँ पे कौन एक्सप्रेस होगा, OCT4। की मैनर में अगर एकदम की पॉइंट में रखना है तो यहाँ पे OCT4 होगा और यहाँ पे CDX2 होगा, सही है। इतना समझ में आया, ये दोनों फिक्स हैं कि यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे कौन है, यहाँ पे आपका कौन होगा, CDX2, जो ट्रोफोब्लास्ट को बनवा रहा है, राइट। और यहाँ पे कौन होगा, ये सॉरी वन वाली पोजीशन पे, इस वन वाली पोजीशन पे कौन होगा, CDX2, राइट। और टू वाली पोजीशन पे कौन होगा, OCT4, OCT4, क्योंकि OCT4 प्रमोट करता है मॉर्यूला से इनर सेल मास का बनना, और जो CDX2 है वो ट्रोफोब्लास्ट का बनना। तो आ रहा है समझ में, तो CDX2 एंड OCT4। फिर आगे देखो, फिर आगे देखो, फिर आप क्या देखोगे कि यहाँ पे जो नेनोग है, नेनोग, नेनोग क्या करता है, नेनोग का काम होता है कि मेंटेन ICM, इनर सेल मास को मेंटेन करता है। मेंटेन करने का मतलब इनर सेल मास को इनर सेल मास बना के रखने में मदद करता है, राइट। और यहां पे आप देखोगे स्टेट आएगा, स्टेट 3 क्या करता है कि इनर सेल मास से एपीब्लास्ट बनवाने में मदद करता है और हाइपोब्लास्ट को रोकता है। आया समझ में, तो इस तरीके से आप क्या देखोगे, कंडीशन कुछ ऐसी आएगी। आया समझ में, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, CDX2, OCT4, स्टेट और नैनो, आंसर डी। क्लियर हुआ, इतना समझ में आया। नैनो को प्लूरिपोटेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, याद रखना, नैनो को ही क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड आल्सो नोन एज प्लूरिपोटेंसी फैक्टर। इसको हम प्लूरिपोटेंसी फैक्टर भी बोल रहे हैं क्योंकि ये प्लूरिपोटेंसी मेंटेन करके रखता है। प्लूरिपोटेंसी बोले तो जो एम्ब्रियो के सारे स्ट्रक्चर को बना के रख सके, सारे स्ट्रक्चर का मतलब हाइपोब्लास्ट भी और एपीब्लास्ट भी, क्योंकि इनर सेल मास की यही प्रॉपर्टी होती है कि वो एम्ब्रियो के मैक्सिमम पार्ट को बना सकता है जिसमें हाइपोब्लास्ट भी आ जाता है, ठीक है। तो आईसीएम को आईसीएम मेंटेन करके रखने में नैनोग इन्वॉल्व है। क्लियर है, आंसर हमारा यहाँ पे डी आ गया, ये अपना आंसर है, सही है। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है।
नेक्स्ट क्वेश्चन एम्फीबियन oocyte से रिलेटेड है। चलिए ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को, 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। और डेप बायो की बात, अच्छी बात यही है कि यहाँ पे ना कंसेप्ट बहुत ज्यादा चेंज नहीं होते, मोस्टली आपको क्वेश्चन सेम पैटर्न पे देखने को मिल जाएंगे, वंस इन अ वाइल। हाँ, एक दो क्वेश्चन हर बार अलग होते हैं, मैं लिख के दे रहा हूँ। जितनी भी अभी प्रैक्टिस कर रहे हो इसमें से अगर 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, 10 में से 6 क्वेश्चन एज इट इज रहेंगे, 4 क्वेश्चन बदल के आएंगे ही आएंगे। 2 पार्ट बी के, 2 पार्ट सी के, या भी पार्ट सी में हो सकता है कि ज्यादा बदल के आ जाए, 3 बदल के आ जाए, है ना। टोटल आपके 10 क्वेश्चन होते हैं, 6 क्वेश्चन आपको पार्ट सी में देखने को मिल जाएंगे, 4 क्वेश्चन आपको पार्ट बी में देखने को मिल जाएंगे डेप बायो से। जिसमें से आपको हो सकता है एक क्वेश्चन आपका अलग हो, कहाँ का, पार्ट ए बी का, राइट। और पार्ट सी में 2 क्वेश्चन हो सकता है चेंज हो जाए, क्योंकि हर बार अब ट्रेंड बदल रहा है तो चीजें बदल के आ रही है। मगर मैं फिर भी कह सकता हूँ कि 4 क्वेश्चन आपके एज इट इज आने वाले हैं, 4 क्वेश्चन एज इट इज रहेंगे। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, इन एम्फीबियन oocyte द जर्म प्लाज्म which get segregated during cleavage to give rise primordial germ cell is normally। सोचो इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है 2011 का हटके क्वेश्चन। देखो एम्फीबियन oocyte की बात कर रहे हैं, जब एम्फीबियन oocyte रहता है तो आप मेंशन करते हो इस तरीके से चीजों को कि एम्फीबियन oocyte है। इसमें आप क्या देखोगे, एम्फीबियन oocyte में एक साइड में जब यहाँ से पोलर बॉडी रिलीज होती है तो इधर बन जाता है एनिमल पोल, यहाँ पे बन जाता है वेजिटल पोल, राइट, वेजिटल पोल। और इसमें फिर स्पर्म की एंट्री होती है, स्पर्म एंट्री के बाद फिर फर्दर इवेंट स्टार्ट हो जाता है कि ये डोर्सल वेंट्रल पोलैरिटी आ गई, वेंट्रल डोर्सल पोलैरिटी, राइट। आप इसी वेजिटल पोल में कुछ जर्म प्लाज्म को ऑब्जर्व करोगे जो इधर कलेक्ट होता है, वेजिटल पोल साइड में ही थोड़ा सा कलेक्ट होता है। आप इसको इधर की जगह इधर मेंशन कर दो, इधर साइड में, कि यहाँ पे कुछ जर्म प्लाज्म कलेक्ट होता है। क्या बोला जा रहा है कि वेजिटल पोल साइड में एक जर्म प्लाज्म कलेक्ट होता है। क्या कलेक्ट होता है, जर्म प्लाज्म। और इस जर्म प्लाज्म का मेन काम क्या होता है, जर्म प्लाज्म का मेन टास्क क्या है, नाम से समझ में आ रहा है, जर्म प्लास्ट। ये एक्चुअली प्रमोट करता है प्राइमोडियल जर्म सेल को, प्रमोट करता है प्राइमोडियल जर्म सेल। किसको प्रमोट करता है, प्राइमोडियल जर्म सेल, पीजीसी, प्राइमोडियल जर्म सेल को। और वो प्राइमोडियल सेल बनने के बाद वहीं की वहीं रुकी रहती है, बाकी पूरा एम्ब्रियो में काम चल रहा है, मगर यहाँ पे इस पर्टिकुलर साइट में आप क्या देख रहे हो कि प्राइमोडियल जर्म सेल बन के यहीं पे कलेक्ट रह जाती है, राइट। अब जरा इस क्वेश्चन को देख लो, मैंने काफी हद तक यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको डिलीवर कर दी है कि इन एम्फीबियन oocyte द जर्म प्लाज्म विच गेट सेग्रीगेटेड ड्यूरिंग क्लीवेज, जो अलग हो जाता है, सेग्रीगेट हो जाता है, जैसे मैंने मेंशन किया ड्यूरिंग क्लीवेज, क्लीवेज के टाइम पे, टू गिव राइज प्राइमोडियल जर्म सेल इज नॉर्मली लोकेटेड एट वेजिटल पोल साइट। कहां लोकेटेड होगा, वेजिटल पोल साइट पे, वेजिटल साइड में वो लोकेटेड होगा। 4 साइट है आपके पास कहने के लिए, एनिमल पोल, वेजिटल पोल और वेंट्रल और डोर्सल, राइट। मगर वो कलेक्ट कहां हो रहा है, कीप इन माइंड वेजिटल पोल साइड में। सो द आंसर इज सी। आया समझ में, आंसर अपना क्या आ चुका है, सी आंसर आ चुका है यहाँ पे। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखिए। ओके, बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं। इंजेक्शन ऑफ नॉगिन एमआरएनए इनटू वन सेल UV radiated embryo of the frog completely rescue dorsal development and allow formation of complete embryo due to following embryo. Some of the following statement could possibly explain the observation. Okay. Injection of noggin, dorsal development and allow complete embryo. पहली बात तो ये समझो, ये बात हो रही है एम्फीबियन डेवलपमेंट की। अब यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट समझना होगा हमको, ठीक है। सो लुक एट द बोर्ड, आपको यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट समझना है। देखो हो क्या रहा है, ये मान लीजिए हमारे पास एक एम्ब्रियो है, एम्फीबियन एम्ब्रियो। बात किसकी हो रही है, एम्फीबियन एम्ब्रियो की हो रही है। एम्फीबियन एम्ब्रियो में एक टाइम ऐसा आता है जब उसकी आउटर जो लेयर्स है, जो ऊपर वाली एक्टोडर्म वाली लेयर है, वो डेवलप हो रही होती है, और उसके नीचे मीजोडर्म वाली जो लेयर होती है वो डेवलप हो रही होती है, राइट। उसके नीचे जो मीजोडर्म की लेयर होती है ये भी डेवलप हो रही होती है, और डेवलप होने का मतलब वो अपने फेट को अटेन कर रही होती है, ठीक है।
आप इसी दौरान एक चीज और नोटिस करते हो कि यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर है, यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजर होता है, यहाँ पे क्या है? इसको ऑर्गेनाइजर बोलते हैं, ऑर्गेनाइजर। और ऑर्गेनाइजर अगर आपको ध्यान हो तो रिलीज करता है कुछ फैक्टर को, जिनका नाम है, ये रिलीज करता है कुछ फैक्टर को जिसका नाम है नॉगिन कॉर्डिन फॉलिस्टेनिल। राइट, इनमें मेन कौन है? नॉगिन। क्या नाम है इसका? नॉगिन। नॉगिन सबसे इंपॉर्टेंट है। नॉगिन क्या करता है? इधर साइड में होता है बीएमपी, बीएमपी 4 होते हैं, डिफरेंट काइंड के बीएमपी होते हैं। इन बीएमपी को इधर साइड में नहीं आने देता। किधर साइड में? डोर्सल साइड। डोर्सल साइड, ये कौन सी साइड है? वेंट्रल साइड। और जो वेंट्रल साइड की सेल होती है वो क्या रिलीज करती है? बीएमपी। और बीएमपी इन्हीं सेल में बाइंड करके ऊपर वाली सेल में क्या बनवाता है? एपिडर्मिस। राइट, एपिडर्मिस बनवाएगा। और यहाँ पे मीजोडर्म वाली, ये ऊपर वाली जो ये वाला जो पार्ट है, चलो ये वाला जो पार्ट है ये एक्टोडर्म वाला पार्ट है। ये वाला जो पार्ट है ये एक्टोडर्म वाला पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है? एक्टोडर्म वाला पार्ट है। और एक्टोडर्म के नीचे वाला पार्ट कौन सा है? मीजोडर्म वाला पार्ट है। ये मीजोडर्म वाला पार्ट है। तो एक्टोडर्म में बीएमपी क्या करेगा? स्किन बनवाएगा। एक्टोडर्म में क्या बनवा रहा है? स्किन। एक्टोडर्म में क्या बनवा रहा है? एपिडर्मिस बनवा रहा है, स्किन बनवा रहा है। राइट, यही बीएमपी यहाँ पे एपिडर्मिस में क्या बनवाता है? सॉरी, एक्टोडर्म में क्या बनवाता है? एपिडर्मिस। और इस बीएमपी, यही बीएमपी मीजोडर्म में, ये वाली कौन सी लेयर है? ये मीजोडर्म वाला पार्ट है, यहाँ पे ब्लड बनवाएगा। राइट, किडनी बनवाएगा, किडनी मसल बनवाएगा। राइट, और दूसरे साइड में मीजोडर्म में यहाँ पे क्या बनवाएगा? नोटोकॉर्ड। और ऊपर साइड में क्या बनेगी? नर्व कॉर्ड। मगर ये कौन बनवाता है? कि बीएमपी इधर नहीं आ पा रहा, इसीलिए ये नेचुरल फेट नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड को फॉलो करती है। इधर बीएमपी बाइंड करके एपिडर्मिस वाल बनवाएगा और मीजोडर्म में ब्लड किडनी वगैरह बनवाएगा। आ रहा है समझ में? तो इस तरीके से डेवलपमेंट होगा। और ये काम कौन इन्वॉल्व करेगा? ऑर्गेनाइजर। ये ऑर्गेनाइजर है जिसने क्या रिलीज किया? नॉगिन। और नॉगिन ने बीएमपी को इधर आने से रोका और तब ये चीजें बन पा रही है। बोलो समझ में आया क्या? बताओ, इतना समझ में आया? ऐसा कुछ चल रहा है आपके एम्फीबियन एम्ब्रियो के अंदर। अब आओ जरा क्वेश्चन पे। ठीक है, ध्यान से देखना, अब आपको शायद क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। इंजेक्शन ऑफ नॉगिन एमआरएनए इनटू वन सेल यूवी रेडिएटेड एम्ब्रियो ऑफ फ्रॉग। देखो फ्रॉग एम्फीबियन की बात चल रही है। कंप्लीटली रेस्क्यू डेवलप डोर्सल डेवलपमेंट, डोर्सल डेवलपमेंट को रेस्क्यू कर लेता है एंड अलाउ फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट एम्ब्रियो। यूवी रेडिएटेड एक एम्ब्रियो था, एक सेल थी यूवी रेडिएटेड, एक यूवी रेडिएटेड एम्ब्रियो था। यूवी रेडिएटेड एम्ब्रियो में वहां पे हो सकता है उस पर्टिकुलर पार्ट में नॉगिन खत्म हो गया हो, आपने इंजेक्शन कर दिया नॉगिन का। राइट, ऐसे समझ लो इसी चीज को। सम ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कुड पैसिवली एक्सप्लेन। देखो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन कुछ और बोल रहा होता है, ऑप्शन किसी और रेस्पेक्ट में दिए होते हैं। ठीक है, आपको जरा थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को समझ में आया क्या बोल रहा है? वही वाली बात है कि नॉगिन नहीं था, फिर नॉगिन डाल दिया जहां पे होना चाहिए। अब क्या देखा जा रहा है कि नॉगिन इज सिक्रीटेड प्रोटीन, नॉगिन एक सिक्रीटेड प्रोटीन है विच इंड्यूस, जो इंड्यूस करती है। नॉगिन क्या है? एक सिक्रीटेड प्रोटीन है जो इंड्यूस करती है डोर्सल एक्टोडर्म को टू फॉर्म न्यूरल टिश्यू एंड it dorsalized the mesoderm cell which would otherwise contribute to ventral mesoderm। बिल्कुल सही बात लिखी है, अगर ध्यान से आप इसको नोटिस करो तो आप तुरंत समझ जाओगे। मैंने अभी यही बताया आपको कि जो नॉगिन है वो ऑर्गेनाइजर से रिलीज होने वाली एक प्रोटीन है। नॉगिन क्या है? एक ऑर्गेनाइजर से रिलीज होने वाली प्रोटीन है। और नॉगिन क्या करता है? बीएमपी को इधर नहीं आने देता है, इसीलिए ऊपर साइड में क्या बनता है? नर्वस सिस्टम बनता है। और उसके मीजोडर्म वाले पार्ट में क्या बनता है? नोटोकॉर्ड बनता है। राइट, क्यों बन पा रहा है? ये क्या हो रहा है? इसी को बोलते हैं डोर्सलाइज करना, डोर्सलाइज होना। यही क्या हो रहा है? डोर्सलाइज हो रहा है। क्या बोला जा रहा है कि नॉगिन इज सीक्रेटेड प्रोटीन, सही बात है, विच इंड्यूस डोर्सल एक्टोडर्म, ये डोर्सल साइड के एक्टोडर्म है, टू फॉर्म न्यूरल टिश्यू, सही बात है। एंड इट डोर्सलाइज, ये डोर्सलाइज कर रहा है द मीजोडर्म। मीजोडर्म, मीजोडर्म को डोर्सलाइज करना का मतलब कि नर्व, नर्व कॉर्ड ऊपर बन रही है, नीचे नोटोकॉर्ड का बनना।
तभी वो कंप्लीटली डॉर्सलाइज हो पाएगा, है ना। तो उसके नीचे ही क्या बनना, नोटोकॉर्ड बनना। तो ये देखो डॉर्सलाइज हो रहा है। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता, अदरवाइज कंट्रीब्यूट टू वेंट्रल मेसोडर्म, अगर ऐसा नहीं होता तो वो वेंट्रल मेसोडर्म मतलब इधर साइड में ब्लड मसल्स बनती है ना, वो इधर भी बनने लगती। अदरवाइज क्या होता, वो वेंट्रल मेसोडर्म को बनाने लगता। तो पूरी की पूरी बात सही लिखी हुई है। पहला स्टेटमेंट कंप्लीटली करेक्ट है, ठीक है। ए तो एकदम सही है, देखो ए इसीलिए 3 में आ रहा है, 1 2 3 में। आगे बढ़ते हैं। नॉगिन बाइंड डायरेक्टली टू BMP4 एंड BMP2 दस प्रिवेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन विद देयर रिसेप्टर। यस, ये बात सही है कि जो नॉगिन है वो किससे बाइंड करता है, मैंने बताया ही अभी आपको, देखो यहाँ पे बताया कि नॉगिन किसको रोकता है, किससे बाइंड कर जाता है, BMP से, उसको वहीं के वहीं रोक देता है। राइट, तो ये स्टेटमेंट एकदम सही लिखा हुआ है। नॉगिन अलोंग विद अदर मॉलिक्यूल, नॉगिन कॉर्डिन फॉलिस्टाइन बताए थे, प्रिवेंट BMP फ्रॉम बाइंडिंग, ठीक है, चलो यहां तक सही है। एंड इंड्यूस एक्टोडर्म, और फिर ये एक्टोडर्म को इंड्यूस करता है, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म नियर द ऑर्गेनाइजर। बेटा ये नियर द ऑर्गेनाइजर नहीं करता, ऑर्गेनाइजर के पास नहीं करता। देखो यहाँ पे नियर द ऑर्गेनाइजर लिखा है इसने, ये कहां पे करता है, इस पर्टिकुलर वेंट्रल साइड में आके करता है। क्या ये ऑर्गेनाइजर के पास है, नहीं, लास्ट में आके गलती की है उसने, मतलब चेंज किया है। समझ रहे हो बात को, क्या मैं कहना चाह रहा हूं, क्या बोला जा रहा है कि नियर द ऑर्गेनाइजर, ये चीज इसने गलत लिखी हुई है। ये जो पार्ट लिखा है ना नियर द ऑर्गेनाइजर, ये गलत किया है इसने। सो पहला सही है, दूसरा सही है, दो स्टेटमेंट यहाँ पे आपके एकदम करेक्ट है। सही है। आगे देखो, नॉगिन इज सिक्रीटेड प्रोटीन विच इंड्यूस डोर्सल एक्टोडर्म, जो डोर्सल एक्टोडर्म को इंड्यूस कर रही है, विच इंड्यूस डोर्सल एक्टोडर्म, ये डोर्सल साइड है, इस एक्टोडर्म को इंड्यूस कर रहा है, इंड्यूस डोर्सल एक्टोडर्म टू फॉर्म एपिडर्मिस। क्या ये एपिडर्मिस बनाता है, नहीं, गलत कर दिया इसने, ये लोकल कर दिया गलत इसने। टू फॉर्म एपिडर्मिस नहीं भाई, नर्वस सिस्टम जो आप ऊपर बोल रहे हो। तो आपका सी और डी गलत हो जाएगा, ए और बी सही है। आया समझ में, क्लियर है सभी को। आंसर बी शुड बी करेक्ट। बोलो भाई, क्लियर है इतना, बताओ मुझे, इतना क्लियर हुआ। यस, वेरी गुड। तो आंसर अपना क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, द लेटरल सेपरेशन ऑफ एम्फीबियन एम्ब्रियो एट टू सेल स्टेज विल रिजल्ट इन। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको, इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि लेटरल सेपरेशन ऑफ एम्फीबियन एम्ब्रियो, एम्फीबियन एम्ब्रियो की बात करें, या फिर अभी मैंने आपको बताया था कि चाहे इनवर्टिब्रेट की बात करो, चाहे इनवर्टिब्रेट की बात करो, चाहे वर्टिब्रेट की बात करो, दोनों के केस में टोटीपोटेंसी तो होती है। यहाँ पे 4 सेल स्टेज तक होती है और यहाँ पे 16 सेल स्टेज तक होती है। दोनों में टोटीपोटेंसी तो होती है। चारों सेल से चार एम्ब्रियो बनेगा, यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट एम्ब्रियो बना सकते हैं 4 सेल स्टेज से। और इससे आपसे क्या बोला जा रहा है इस पर्टिकुलर केस में, जैसे इनवर्टिब्रेट में आप किसको रखते हो, है ना, आप टिल काइनोडर्मेट, इकाइनोडर्मेट, ये कहानी होगी। पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एब और मैमल, बोले तो परम, है ना, मेरा नाम भी परम ही है। पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एब और मैमल, इन पांचों केस में जो कि वर्टिब्रेट में आते हैं, इनमें क्या होता है, टोटीपोटेंसी 16 सेल स्टेज तक होगी। तो इसी में से आपका जो ऑर्गेनिज्म है जिसकी आप बात कर रहे हो, एम्फीबिया, वो भी इसी का मेंबर है, पाइसिस, एम्फीबिया। एम्फीबिया भी यहाँ पे क्या है, वर्टिब्रेट का ही मेंबर है। आप इसमें क्या नोटिस कर रहे हो कि अगर आपसे क्या बोला जा रहा है कि लेटरल सेपरेशन ऑफ एम्फीबियन एम्ब्रियो इन 2 सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज में, मान लो भी ये जायगोट था, जायगोट से 2 सेल स्टेज आई और 2 सेल स्टेज में आपने इनको अलग कर दिया, एक सेल अलग एक सेल अलग। ऑब्वियस सी बात है, दो आइडेंटिकल ट्विंस बन जाएंगे। ये अलग एम्ब्रियो, ये अलग वे भी बनेगा, ये अलग वे भी बनेगा, आइडेंटिकल ट्विंस बनेंगे, एक जैसे होंगे। क्योंकि आइडेंटिकल क्यों बोल रहे हैं, सेम एम्ब्रियो बोलेंगे क्या, या सिंगल एम्ब्रियो, नहीं सिंगल एम्ब्रियो नहीं होगा। अदर ऑप्शन देखते हैं, टू एम्ब्रियो ज्वाइंट बाय बेली रीजन, नहीं ज्वाइंट क्यों होंगे, अलग अलग कर रहे हैं तो अलग अलग होंगे वो। टू एम्ब्रियो मिसिंग वेरियस ऑर्गन, नहीं, आइडेंटिकल ट्विन बनेंगे। क्योंकि क्या होता है यहाँ पे, यहाँ पे होती है टोटीपोटेंसी। इवन इसको 4 सेल स्टेज पे भी अलग करते हैं तो 4 बनते प्यारे प्यारे। सही है, सो द आंसर विल बी ए।
क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे? ए आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? इतना क्लियर हुआ सभी को? चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रोलिंग ऑफ सीट ऑफ सेल ओवर द सेल्स ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन इज टर्म्ड एज। ये थोड़ा सा अलग था। नॉर्मली बच्चों के माइंड में रोलिंग ऑफ सीट से कहीं ना कहीं डिलेमिनेशन की तरफ दिमाग जाता है, बट इस क्वेश्चन का डिलेमिनेशन आंसर नहीं है। मैं 5 सेकंड दे रहा हूं आप लोगों को सोचने के लिए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में अच्छा आंसर कर दो, क्या आंसर होगा इसका। कमेंट सेक्शन में देखता हूं किस किस के आंसर आ रहे हैं। मैं 5 सेकंड इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि ये सेल, नो डाउट मैंने मॉर्फोजेनिक मूवमेंट आपको बता दी, ये इस पर टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ये घुमा के पूछे जाते हैं। कर दिया आंसर? चलो फिर कंसेप्ट समझो। एक्चुअली में मॉर्फोजेनिक मूवमेंट की कैटेगरी में दो हैं, एपिबोली एंड इम्बोली। यहाँ पे इसका आंसर एपिबोली ही है, क्योंकि एपिबोली में आप क्या देखते हो, रोलिंग ऑफ सीट ऑफ सेल होता है ओवर द अदर सेल, ऊपर की तरफ ही मूवमेंट होता है। ये अगर एम्ब्रियो है, यहाँ पे एपिडर्मिस से ये सेल इसके ऊपर से और ग्रो करने लग जाएंगी, ऊपर से और ग्रो करेगी, तो आप इसी को क्या बोलते हो, रोलिंग ऑफ सेल। रोलिंग ऑफ सेल्स ओवर द अदर सेल, ओवर अदर सेल्स ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन। और ये इवेंट भी कहां पे हो रहा है, गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे ही होगा, ये भी फिक्स है। इसी को आप क्या बोल रहे हो बेटा, एपिबोली। इज इट क्लियर? आया समझ में? इसी को आप क्या बोल रहे हो, एपिबोली बोल रहे हो। सो आंसर विल बी 1 और ए। आंसर आपका ए आ जाएगा। क्लियर है इतना? बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फिर अगला क्वेश्चन, द इमरजेंस ऑफ पोलैरिटी ऑफ एन एम्ब्रियो इज रिजल्ट ऑफ। इमरजेंस ऑफ पोलैरिटी ऑफ एन एम्ब्रियो इज रिजल्ट ऑफ। आप यहां पे एक केस लेके चलो, सी अर्चिन का। सी अर्चिन या अदर में भी कई सारे केसेस में आप क्या देख के चलोगे कि बिफोर फर्टिलाइजेशन जो हमारा oocyte होता है, जो हमारा सेकेंडरी oocyte होता है, नॉर्मली सेकेंडरी oocyte में ही कई सारे ऐसे फैक्टर होते हैं, कई सारे ऐसे डिटर्मिनेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल बीटा कैटेनिन हो गया, ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं पोलैरिटी के डेवलपमेंट में। बीटा कैटेनिन, WNT, इनको हम बोलते हैं मैटरनल फैक्टर। इनको क्या बोलते हैं, मैटरनल फैक्टर। मैटरनल फैक्टर जो कि इन्वॉल्व होते हैं डिफरेंट मैटरनल फैक्टर, और क्योंकि ये मैटरनल फैक्टर होते हैं और मदर के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, सो कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक फैक्टर। इन्हीं को इसीलिए साइटोप्लाज्मिक फैक्टर भी बोलते हैं और डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं। साइटो फैक्टर, साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट, और क्या बोलते हैं इनको, साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट बोलते हैं। और ये कई केसेस में आप देखोगे पोलैरिटी एंटीरियर पोस्टीरियर, एनिमल पोल वेजिटल पोल हो, या एंटीरियर पोस्टीरियर हो, या डोर्सल वेंट्रल हो, डोर्सल वेंट्रल हो, कई सारी इस तरीके की पोलैरिटीज में ये इन्वॉल्व होते हैं कई सारे केसेस में। आप इनको क्या बोलते हो, क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इंटरेक्टिंग अर्ली डेवलपमेंट ऐसे मेंशन करोगे, नहीं, दिस शुड बी इनकरेक्ट। साइटोप्लाज्मिक डिफरेंस बिटवीन सेल, क्या ये साइटोप्लाज्मिक डिफरेंस है, नहीं। क्या इनको साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट विद इन सेल बोलोगे, यस, नाम से समझ में आ रहा है। बोलो, आया समझ में? क्लियर हुआ? बताइए। यस सर, वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एम्फीबियन डेवलपमेंट इज करेक्ट। ओके, यहाँ पे ये ऑप्शन दोबारा से टाइप हो गया है, इसको गायब कर देते हैं। इसको समझ लो, इन पे कुछ नहीं लिखा हुआ है क्योंकि यही सेम ऑप्शन यहाँ पे फिर से लिखा है। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एम्फीबियन डेवलपमेंट इज करेक्ट। ओके, एम्फीबियन डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कौन सी बात सही है, चलो देख लेते हैं। ये नेट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। न्यूकूप सेंटर इज फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द एम्ब्रियो ड्यूरिंग accumulation ऑफ बीटा कैटन विच हेल्प इन एक्टिवेशन ऑफ सियामोइड एंड ट्विंजिन। इस पे हम डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा से समझा दूंगा। ectoderm cell of the neural tissue in the presence of BMP molecule,
ब्रेन फॉर्मेशन रिक्वायर एक्टिवेशन ऑफ बोथ WNT एंड BMP। यहाँ पे ये वाला तो डायरेक्टली गलत होगा कि ब्रेन फॉर्मेशन आगे वाले पार्ट में होता है, अभी तो स्टार्टिंग में तो होता ही नहीं है। देयर इज ग्रेडियंट ऑफ नोडल रिलेटेड प्रोटीन अक्रॉस द एंडोडर्मिस एंड देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कंसेप्ट समझो। अब यहाँ पे आपने जो एम्फीबियन के रेस्पेक्ट में चीजें पढ़ी हुई हैं उसी से रिलेट करके रखो। आपने पढ़ा था कि स्पर्म एंट्री होती है सर, और यहाँ पे हो जाता है कॉर्टिकल रोटेशन। इस कॉर्टिकल रोटेशन की वजह से यहाँ पे बनता है क्या, ग्रे क्रिसेंट। यहाँ पे क्या बनता है, ग्रे क्रिसेंट। और दूसरी साइड में यहाँ पे DSH शिफ्ट हो जाता है, याद करो DSH बताया था, DSH थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। और DSH क्योंकि प्रमोट किसको करता है, बीटा कैटेनिन को। DSH प्रमोट करता है बीटा कैटेनिन को, राइट। DSH किसको प्रमोट करता है, बीटा कैटेनिन को। और जहां पे बीटा कैटेनिन होता है वहां पे क्या बनता है, न्यूक्लिक सेंटर, राइट। और उसके न्यूक्लिक सेंटर वाले जहां पे जब न्यूक्लिक सेंटर बनता है, तो इसमें भी मैंने मेंशन किया था कि कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन है जो एक्सप्रेस होती है। प्रोटीन कौन सी एक्सप्रेस होती है यहाँ पे, सियामोइस ट्विन। यहाँ पे कौन सी प्रोटीन एक्सप्रेस होती है, सियामोइस ट्विन। इसके ऊपर फिर ऑर्गेनाइजर वाला रीजन आ जाता है, ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर में क्या होता है, सियामोइस ट्विन के साथ ग्लूसिकोइड, एक्स नॉट, एक्सलिन, ये एक्सप्रेस हो जाती है और ये ऑर्गेनाइजर बनता है। एक चीज यहाँ पे और ध्यान रख लेना कि जो ऑर्गेनाइजर का नेचर होता है वो मीजोडर्मल होता है, मीजोडर्म। याद रखना इसको कि ये मीजोडर्मल नेचर को शो करता है। और जबकि ये जो न्यूक्लिक सेंटर होता है ये इंडोडर्म नेचर का होता है, इंडोडर्म। जितना भी योग वाला पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे योग भरा रहता है, योग मोस्टली इंडोडर्म नेचर का होगा। इस पे भी रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आए हैं, इससे भी रिलेट करते हुए कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सो ये इंडोडर्म वाला रीजन हो गया। इज इट क्लियर, इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखो। अब स्टेटमेंट पहला ही पढ़ के देखो, पहला स्टेटमेंट अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आंसर आपका मिल जाएगा कि न्यूक्लिक सेंटर, द न्यूक्लिक सेंटर इज फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड। सही बात है, देखो यहाँ पे, यहाँ देखो कि ये डोर्सल साइड ही तो है, ये वाली साइड डोर्सल है, स्पर्मेंट्री साइड वेंट्रल होती है, ये कौन सी साइड है, वेंट्रल है। डोर्सल वेंट्रल ही मेन चलता है यहाँ पे, डोर्सल साइड वेंट्रल साइड। तो आप क्या देख रहे हो कि सही बात है कि न्यूक्लिक सेंटर कहाँ पे बन रहा है, डोर्सल साइड में ऑफ द एम्ब्रियो ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ बीटा कैटेलिन। ये बात भी सही है कि यहाँ पे बीटा कैटेलिन एक्युमुलेट होता है। क्यों बीटा कैटेलिन एक्युमुलेट होता है, क्योंकि वहां पे DSH प्रेजेंट है। और पूरे साइड में यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, इस पूरे साइड में, इस पूरे साइड में, इस पूरे पार्ट में, इस पूरे पार्ट में एक प्रोटीन है जिसका नाम है GSK3। क्या नाम है उसका, GSK3। यहाँ पे एक प्रोटीन है इस पूरे पार्ट में, उसका नाम है GSK3। और GSK3 अगर है तो इसीलिए GSK3 क्या करती है, ब्लॉक कर देती है बीटा कैटेनिन। इसीलिए इस पूरे पार्ट में बीटा कैटेनिन नहीं है, देयर इज नो बीटा कैटेनिन एंड बीटा कैटेनिन इज ओनली फाउंड इन दिस रीजन बिकॉज GSK3 को कौन इनहिबिट कर देता है, इस वाले पार्ट में DSH किसको इनहिबिट कर देता है, GSK3 को। और जब GSK3 इनहिबिट हो गया तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, बीटा कैटेनिन प्रेजेंट है। इन बेसिक चीजों को ध्यान रखना, आया समझ में, इतना क्लियर हुआ, वेरी गुड। जरा इधर देखो, तो अब यहाँ पे नोटिस करो क्या बोला जा रहा है, ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ बीटा कैटेनिन। यस, बिल्कुल सही बात है। न्यूक्लिक सेंटर बन रहा है डोर्सल साइड में किस वजह से, ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ बीटा कैटेनिन। क्योंकि बीटा कैटेनिन और TCF3 एक और फैक्टर होता है जो क्या करते हैं, सियामोइस और ट्विन को एक्टिवेट कराते हैं। ये बीटा कैटेनिन का ही काम है जो सियामोइस को एक्टिवेट कराता है, राइट, या उसका एक्सप्रेशन करवाता है, तभी वहां पे न्यूक्लिक सेंटर बन पाता है। विच हेल्प इन एक्टिवेशन ऑफ सियामोइस एंड ट्विन। ये देखो लिखा हुआ है कि बीटा कैटेनिन TCF3 जाके ब्लॉक करते हैं एक फैक्टर को, या बीटा कैटेनिन जाके ब्लॉक करता है किसी पर्टिकुलर फैक्टर को, जो क्या करता है फिर एक्सप्रेशन करवाता है बाद में सियामोइस और ट्विन का। और जैसे सियामोइस ट्विन बनेंगे ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लिक सेंटर। एग्जैक्ट एकदम सही स्टेटमेंट लिखा हुआ है। The nucleus center is formed on the dorsal side of the embryo due to accumulation of the beta catenin which help in activation of siamois and twin gene। बोलो समझ में आया क्या, ये क्लियर है।
यस सर। देन देखो, एक्टोडर्मल सेल फॉर्म अ न्यूरल टिश्यू इन द प्रेजेंस ऑफ बीएमपी मॉलिक्यूल। क्या एक्टोडर्म की सेल जो होती हैं वो न्यूरल टिश्यू बनाती हैं बीएमपी मॉलिक्यूल के वजह से? क्या न्यूरल टिश्यू बनता है? नहीं, गलत लिखा है, एज इट इज गलत लिखा है। क्या एक्टोडर्मल सेल न्यूरल टिश्यू बनाती हैं इन प्रेजेंस ऑफ बीएमपी मॉलिक्यूल? नहीं भाई, वो इन प्रेजेंस ऑफ बीएमपी मॉलिक्यूल क्या बनता है? याद करो, क्या बनता है यहाँ पे? एपिडर्मिस। क्या बनता है यहाँ पे? एपिडर्मिस बनती है, इसलिए ये गलत हो गया। ब्रेन फॉर्मेशन रिक्वायर एक्टिवेशन ऑफ बोथ। ब्रेन फॉर्मेशन की यहाँ पे हम मेनली बात करते ही नहीं है, वहां पे तो कई सारे फैक्टर की जरूरत पड़ती है, ये नहीं मेनली क्या होता है फिर, ये बहुत सारे की जरूरत पड़ेगी। दिस इज देयर इज ग्रेडियंट ऑफ नोडल रिलेटेड प्रोटीन एंड इनका ग्रेडियंट होता है अक्रॉस द एंडोडर्म विद लो कंसेंट्रेशन ऑन डॉर्सल साइड ऑफ द एम्ब्रियो। नहीं बेटा, इसको भी ध्यान रखो कि यहाँ पे नोडल रिलेटेड प्रोटीन होती है, यस सर होती है। नोडल रिलेटेड प्रोटीन एन एनआरपी होती है और उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है यहाँ पे। यहाँ पे आप क्या देखोगे, एक और प्रोटीन है जिसका नाम है नोडल रिलेटेड प्रोटीन, राइट। नोडल रिलेटेड प्रोटीन मेंशन करते हैं इनको, और इनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पे कोई खास ग्रेडियंट नहीं है। इसको ये कहां पे मिलेंगे? फाउंड इन योग पार्ट। योग का पार्ट है विद इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे इक्वल और इवन डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, ऐसा नहीं कि एक साइड में ज्यादा एक साइड में कम है, नहीं, बराबर ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप क्या देख रहे हो कि हमारा ये जो लास्ट स्टेटमेंट है ये भी गलत हो जाता है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, लो कंसेंट्रेशन एक साइड में, डोर्सल साइड में, एम्ब्रियो में लो कंसेंट्रेशन है, नहीं ऐसा नहीं होता। सो द एब्सोल्यूट करेक्ट के मैनर में जब आओगे तो आप देखोगे कि आंसर बना जाएगा, ए आ जाएगा। इतना समझ में आया क्या? क्लियर है क्वेश्चन? चलो एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्यूरिंग नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ सी अर्चिन accumulation sea urchin beta catenin accumulate predominantly in the micromeer। सही बात है कि जो बीटा कैटेनिन है वो माइक्रोमियर में, लार्ज माइक्रोमियर, इवन मैं और बोलूं लार्ज माइक्रोमियर होगा, विच आर फिट टू बिकम एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। जो क्या बनाते हैं फिर इनसे, एंडोडर्म बनेगा और मेसोडर्म बनेगा। इफ जीएसके3 इज ब्लॉक्ड इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो क्या होगा? चलो पहले इसका कंसेप्ट समझना होगा। देखो बोला क्या जा रहा है कि जब आप बिफोर फर्टिलाइजेशन भी देखोगे तो जो एग है उसमें बीटा कैटेनिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कौन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है? बीटा कैटेनिन। अब आप क्या देखोगे, जब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, जब यहाँ पे एम्ब्रियोनिक स्टेज आती है तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लेयर बनती है। एनिमल पोल AN1, AN2, वेज 1, वेज 2। अब होगा यहाँ पे लार्ज माइक्रोमियर की लेयर। लार्ज माइक्रोमियर, और यहाँ पे फिर होंगे स्मॉल माइक्रोमियर, और सबका स्पेसिफिक फेट होता है। इस पर्टिकुलर टाइम तक आप एक चीज नोटिस करोगे कि लार्ज माइक्रोमियर में सारा का सारा बीटा कैटेनिन यहाँ पे आके कलेक्ट है, राइट। बीटा कैटेनिन यहाँ पे पूरे में कलेक्ट है, और यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ पे बीटा कैटेनिन है तो अदर जगह क्या होगा, GSK3 होगा, इसीलिए वहां पे बीटा कैटेनिन नहीं है। यहाँ पे पूरे में क्या होगा फिर, GSK3। क्योंकि इस चीज को याद रखो कि WNT इनहिबिट करता है इसको, GSK3 को, और GSK3 इनहिबिट करता है बीटा कैटेनिन को। सही है, ओके। तो अब यहाँ पे GSK3 पूरे में है, GSK3 पूरे में है, इसीलिए वहां पे बीटा कैटेनिन नहीं है। और बीटा कैटेनिन कहाँ है? यहाँ है। और बीटा कैटेनिन बना क्या रहेगा इस पर्टिकुलर रीजन में, ये लार्ज माइक्रोमियर वाले रीजन में, ये जो बीटा कैटेनिन है, लार्ज माइक्रोमियर वाले रीजन में जो बीटा कैटेनिन है, ये क्या बनवाता है यहाँ पे, ये मीजोडर्म बनवाएगा या फिर इंडोडर्म बनवाएगा। क्या बनवाएगा? मीजोडर्म या फिर इंडोडर्म। सही है, बीटा कैटेनिन क्या बनवाएगा, मीजोडर्म और इंडोडर्म।
ऊपर वाली लेयर से, ठीक है। अब आपसे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, अगर GSK3 को ब्लॉक कर दिया जाए, ब्लॉक्ड, GSK3 ब्लॉक्ड इन एम्ब्रियो, पूरे एम्ब्रियो में आपने क्या किया, GSK3 ब्लॉक कर दिया। तो पूरे ब्लॉक में या पूरे एम्ब्रियो में जब आपने GSK3 ब्लॉक कर दिया तो ऑल एम्ब्रियो एक्सप्रेस, पूरा जो एम्ब्रियो वो क्या एक्सप्रेस करेगा, कंप्लीट एम्ब्रियो एक्सप्रेस व्हाट एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस करेगा, इट विल एक्सप्रेस बीटा कैटेनिन, क्योंकि जहां पे GSK3 नहीं है बीटा कैटेनिन आने लग जाएगा। और जब पूरा बीटा कैटेनिन, पूरे पार्ट में बीटा कैटेनिन ही एक्सप्रेस होगा, अब यहाँ पे पूरे पार्ट में क्या बनेगा, मीजोडर्म एंड इंडोडर्म। बोलो समझ में आया क्या। अब जरा क्वेश्चन पे आ जाओ। ड्यूरिंग नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ सी अर्चिन, बीटा कैटेनिन accumulate predominantly in the micromere which are fated to become endoderm and mesoderm if GSK3 is blocked in the developing embryo। developing embryo में GSK3 ब्लॉक कर दिया, पूरे में क्या आ जाएगा, बीटा कैटेनिन। so beta catenin accumulation in the nuclei of large micromere will inhibited leading to the formation of ectodermal wall। नहीं, बीटा कैटेनिन accumulation in the nuclei of all blastula cell leading to the ectodermal ball, क्या ectodermal ball में आएगा, ओके देखते हैं भी। बीटा कैटेनिन will accumulate in the nuclei of all blastula cell leading to animal cell getting specified as endoderm and mesoderm। ये आ रही है बात निकल के सही, तो क्योंकि उसका एक्युमुलेशन हो रहा है पूरे पूरे बीटा कैटेनिन का पूरे के पूरे एम्ब्रियो में, और वो बना क्या रहा है, इंडोडर्म मीजोडर्म, तो वो अब क्या बनाएगा, इंडोडर्म मीजोडर्म पूरे पार्ट में बनाएगा। बीटा कैटेनिन एक्युमुलेट इन द न्यूक्लियाई ऑफ लार्ज माइक्रोमियर, नहीं नहीं पूरे में होगा। आंसर क्या आएगा बेटा इसका, यही आ जाएगा। आप इसको जरा ध्यान से देखें, और मैंने आपको बहुत प्यारे तरीके से इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि क्यों ये ऑप्शन सही आएगा, क्यों ये ऑप्शन सही होगा, मैंने ये मेंशन भी किया है। आया समझ में। तो इसका आंसर बच्चों थर्ड हो जाएगा। इज इट क्लियर, इसका आंसर क्या आएगा, थर्ड आएगा। आपको समझ में आया क्यों थर्ड आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे भी सारी चीजें, सारे पार्ट को कंप्लीट करके देखा भी है। सो दिस इज अबाउट लास्ट क्वेश्चन। अब इसके आगे का जो भी पार्ट है, जो हम आगे अभी इसमें और भी क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारे कंबाइंड क्वेश्चन है, आप अलग अलग मॉडल ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रियोलॉजी वाले पार्ट के कंबाइंड क्वेश्चन देख रहे हो, तो इसका एक और मैं सेशन लेके आऊंगा पार्ट 3, जिसमें और जो मॉडल ऑर्गेनिज्म है उनकी एम्ब्रियोलॉजी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इस सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं। बच्चों अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो आपको बराबर मिलती रहेंगी। कैरियर रिन्यूअर बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप CSIR नेट की तैयारी यहाँ पे इजी मैनर में कर सकते हैं। बेस्ट फैकल्टी यहाँ पे आपको कंटेंट डिलीवर करते हैं। इस सेशन को मैं यहाँ पे एंड अप कर रहा हूँ, मिलेंगे हम अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।